तो इसी का प्रसारण देख रहे थे आप। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लगातार वहां पर अविश्वास प्रस्ताव जो सभापति के खिलाफ है उस पर लगातार वहां हंगामा हो रहा था। कहीं ना कहीं इसे चेयर का अपमान कह रही है भाजपा। और आपको बता दें कि 11 बजे कल तक के लिए ये राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि किसान के बेटे के खिलाफ ये रवैया किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के नेता जॉर्ज सोरोस की भाषा बोलते हैं और जब देश के लिए काम करने की बात आती है तो सभापति के खिलाफ नोटिस देते हैं। इसीलिए हम इस नोटिस का खंडन करते हैं। सरकार के आरोप पर विपक्षी सांसद नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। जी हां, हंगामा किया। सभापति ने कहा कि सभी को सदन चलाने की सुचारू वातावरण बनाना होगा। हंगामा थमता नहीं देख के सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो हंगामे के चलते राज्यसभा की भी कार्यवाही जो है वो स्थगित हुई है। कल 11 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर किरेन रिजिजू ने बयान दिया और कहा कि किसान के बेटे के खिलाफ ये रवैया किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष का लगातार हंगामा जारी रहा और इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है और हंगामे के चलते बार बार सदन की कार्यवाही जिस तरह से स्थगित हो रही है, विपक्ष अपने रवैये से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है और बाद में वो इल्जाम लगाता है कहीं ना कहीं सभापति पर, और सभापति के खिलाफ जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं इसे चेयर का अपमान भी जा रहा है। देखिए सैला, मैंने पहले भी बताया था कि 11 बजे जब सभापति अपने आसन पर मौजूद हुए तो उस समय वो हंसते मुस्कुराते हुए सदन के भीतर आए। जो जरूरी कागजात थे उसको पटल पर रखा गया और फिर जैसे ही सदन चलाने की कोशिश की गई, सदन में हंगामा शुरू हो गया। और इसी शोर शराबे के बीच किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और भारी शोर शराबे के बीच उन्होंने अपना बयान दिया कि 72 साल के दौरान जो किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ है, उसने राज्यसभा के सफल संचालन को सुनिश्चित करने का काम किया है। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। उसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शोर शराबा में कुछ भी सुना नहीं गया और 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई राज्यसभा की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन JP नड्डा बोलने के लिए उठे। शोर शराबा हालांकि बहुत जबरदस्त चल रहा था, लेकिन उसी शोर शराबे के बीच JP नड्डा ने जो जॉर्ज सोरस का जो मामला जो उठा हुआ है विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ, उस पर उन्होंने कांग्रेस से साफ तौर पर ये सवाल किए कि आखिर आपका उनसे क्या संबंध है, यह बताएं। और उन्होंने कहा कि जो सभापति
सभा का सफल संचालन कर रहे हैं, उनके ऊपर सदन के बाहर जाकर आप मीडिया से बात करते हैं, मीडिया में आकर आप तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन राजेश यहाँ पे सवाल एक ये भी है, आचरण के विरुद्ध। राजेश यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि बार बार कांग्रेस बात करने की बात कहती है, लेकिन जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है, जब कांग्रेस और सोरोस का कनेक्शन की बात आती है, तो इस पर वो खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, कल मैंने यही सवाल प्रियंका गांधी से पूछा था। जब प्रियंका गांधी बाहर आई थी मीडिया से मुखातिब होने के लिए, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये किसानों के मुद्दे को भटकाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सोरोस का मामला जो है वो लेकर के आए हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, सदन में चर्चा से भागने के लिए वो अडानी का मामला लेकर आ रहे हैं और अब सभापति का मसला उठाकर अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 72 साल आज़ादी के हुए और आज़ादी के बाद अब तक ये पहला मौका है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो है वो विपक्ष जो है वो पहुंचा है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम कह सकते हैं, ये सुर्खियां बटोर रहा है ये खबर। और राज्यसभा के भीतर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो आंदोलित हैं और इस बात को उठाकर वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी से भी कल मीडिया ने जब ये सवाल पूछा तो राहुल गांधी साफ तौर पर बचते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या चेयरमैन के खिलाफ कांग्रेस महाभियोग ला रही है, अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, तो वो बचते हुए नजर आए। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुद्दों से भटकाने के लिए, तो ये दोनों तरफ से ये आरोप जो है वो लगातार सहला लग रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की बात सत्ता पक्ष भी कर रही है और विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है सदन में, जिस तरह का आचरण सदन में देखने को मिल रहा है, क्या उम्मीद की जाए कि कल भी कुछ कामकाज हो सकेगा? देखिए, जो अब तक का पूरे शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो अगर छिटपुट विधायी कार्यों को अगर छोड़ दें तो कोई ठोस बड़ा विधायी कार्य नहीं हो पाया है। शोर शराबे के बीच कुछ एक विधेयकों को इंट्रोड्यूस किया गया है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की जो तमाम कोशिशें हैं, अब तक फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए सत्ता पक्ष ने ये कोशिश की है कि वो सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चला पाए, लेकिन अब तक ये तमाम कोशिशें जो है वो विफल रही हैं। और शायद यही वजह है कि सदन में जोरदार हंगामा लगातार देखने को मिलता रहा है। और अब आपने देखा कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बनकर निकला है। और कांग्रेस जो मुझे दिखाई पड़ रहा है सहला, कि कांग्रेस शुरू से ही, विंटर सेशन के शुरुआत से ही यह मूड बना कर आई है कि सदन की कार्रवाई जो है उसको बिल्कुल चलने नहीं देना है। हालांकि जो कांग्रेस के भी जो सांसद हैं, जो नए सांसद हैं, पहली बार चुनकर आए सांसद हैं, वो दबी जुबान से ही सही, लेकिन वो ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि जिस भोली भाली जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके लिए वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। जीरो आवर या क्वेश्चन आवर एक ऐसा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है संसद में जिसमें सांसद अपनी बात सदन के भीतर रखते हैं और उस पर कार्रवाइयां होती हैं और जनहित से जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठते हैं। लेकिन सदन की कार्रवाई न चलना कहीं ना कहीं देश के करोड़ों रुपए की बर्बादी भी है, क्योंकि एक दिन की कार्रवाई में, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में करोड़ों रुपए जो है वो बिल्कुल जनता के पैसे से सदन चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से सदन चलता है और कहीं ना कहीं जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो सदन में जाकर सुचारू रूप से कामकाज करें ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके और तमाम जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनका हल निकाला जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छिटपुट कामकाज को देखते हुए उससे ज्यादा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि दोनों पक्ष बैठकर कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे? देखिए ज़रा, अक्सर ये देखा जाता है कि जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो शुरुआत से पहले ही स्पीकर जो है वो भी ऑल पार्टी मीटिंग कई बार बुलाते हैं। सरकार के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया जाता है और उसमें तमाम दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो उस बैठक में पहुंचते हैं और बैठक में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं रजामंदी की मुहर लगती है कि जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पर चर्चा की जाए और उसके लिए कहीं ना कहीं एक सहमति बनती है। लेकिन
उसका अगर हम कहें तो उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि जो सदन के भीतर दिखनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है। और सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तो जो विपक्ष रचनात्मक सहयोग का वायदा करता है वो वहां पर जाकर यू टर्न ले लेता है। और शायद ये वजह है कि सदन में कार्रवाई जो है वो ठीक ठाक तरीके से नहीं चल पाती है। बीएससी की जब भी बैठकें होती हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उन बैठकों में भी ये तय होता है। सभापति कई बार अपने कमरे में भी लोगों को बुलाते हैं, फ्लोर लीडर्स को, और यह समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है कि सदन की कार्रवाई चलाई जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन आवर में कम से कम 20 सवाल अगर पूछे जाते हैं तो वो 20 सवाल जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं, और जिस पर विपक्ष को सबसे बड़ा माइलेज ये रहता है कि वो सप्लीमेंट्री सवाल के जरिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करे। लेकिन अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलती है तो इसका सीधा माइलेज रूलिंग पार्टी को ही मिलता है, ट्रेजरी बेंच को मिलता है। विपक्ष शायद इस बात को समझ नहीं पाता है। और जब हमने यही एक बार, जब पूर्व जो उपराष्ट्रपति थे वो तत्कालीन उस समय हामिद अंसारी से जब हमने एक बार बातचीत के दौरान हमने उनसे पूछा था कि जब अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलती है तो क्या इसका लाभ विपक्ष को मिलता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका सीधा लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है। क्योंकि विपक्ष सवाल नहीं पूछ पाता है, ट्रेजरी बेंच को घेर नहीं पाता है। जो सप्लीमेंट्री सवालों के जरिए विपक्ष के पास एक बड़ा अवसर होता है रूलिंग पार्टी को घेरने का, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो सदन चलाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन विपक्ष उन तमाम मौकों को गंवाने में जुटा हुआ है जो सदन के भीतर वो क्वेश्चन आवर या जीरो आवर के दौरान या फिर जो महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं। और जिससे कहीं ना कहीं युवा सांसदों में नाराजगी भी दिखाई पड़ रही है। सहला जो पहली बार चुनकर आए सांसद हैं, उनके मन में बहुत रोष दिखाई पड़ रहा है कि वो चुनकर सदन पहुंचे हैं और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाया है। क्योंकि सदन में सवाल पूछना अपने आप में एक गर्व की अनुभूति कराता है। अभी मैं क्वेश्चन आवर देख रहा था, क्वेश्चन आवर में राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद हैं, वो रेल मंत्री से अपने सुदूर अलौली जो रामविलास पासवान का गांव हुआ करता था वहां के बारे में वो सवाल कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जनता ये देखना चाहती है कि सांसद हमारा सदन के भीतर जाकर किस तरीके के मर्यादाओं का पालन कर रहा है, कैसा आचरण कर रहा है। लेकिन जो सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं और सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, इससे कहीं ना कहीं उन सांसदों का जरूर नुकसान हो रहा है। चलिए राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और चलिए तो आपको बता दें कि लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय से कई अहम सवाल भी पूछे गए। इन सवालों के जवाब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए। प्रश्नकाल के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया। तो वहीं रेल मंत्रालय से महाराष्ट्र और बिहार के सभी जिलों तक रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया। और आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। जानकारी के अनुसार वक्फ संशोधन बिल के 44 संशोधनों पर संयुक्त संसदीय समिति ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आज होने वाली बैठक में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल हो रहे हैं। अब तक दारुल उलूम वक्फ पर बनी हुई जेपीसी की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में बताया है कि देश में कुल 8,72,352 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि वक्फ के पास हैं। इसके अलावा 994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार से इससे संबंधित एक सवाल किया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा है कि भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 994 वक्फ संपत्तियों का ट्रांसफर दिखाया गया है। ट्रांसफर का मतलब इस पर वक्फ ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पोर्टल में 16,713 चल वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया गया है। किरेन रिजिजू के लिखित जवाब में यह बात सामने आई है कि उन 994 संपत्तियों में से अकेले 734 तमिलनाडु में अवैध रूप से कब्जा की गई हैं। आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63,
उत्तराखंड में 11 और जम्मू कश्मीर में 10 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्जा है। सीपीएम सांसद ब्रिटास ने अपने प्रश्न में पूछा था कि देश भर में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं, साथ ही राज्यवार बंटवारे के बारे में भी जानकारी मांगी थी। मंत्री ने जवाब में कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 51(1)(a) के अनुसार वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, दान, विनिमय, गिरवी या फिर हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। इसके अलावा वक्फ अधिनियम की धारा 52 कहती है कि यदि बोर्ड निर्धारित तरीके से कोई जांच करने के बाद ये पाता है कि किसी वक्फ संपत्ति को अलग कर दिया गया है, तो वो उस कलेक्टर को जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है एक अनुरोध कर सकता है कि संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर बोर्ड को सौंप दिया जाए। और अब अगली खबर, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आज ये बात पार्टी की ओर से साफ कर दी गई है। दरअसल सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आ रही थी कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आप के बीच सहमति अंतिम चरण में है। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए 15 सीट, अन्य इंडी गठबंधन के दलों के लिए 1 से 2 सीट और बाकी सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने इस बात को साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो दिल्ली में चुनाव से पहले सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अब आपने ये घोषित किया है कि आप अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन का नहीं सोचा है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार किया है आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल की बात पर भरोसा कौन करता है हमें मालूम नहीं है। वो आज कहेंगे कर रहे हैं, कल कहेंगे नहीं करेंगे, परसों फिर कर लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल और झूठ ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनका गठबंधन होता है या नहीं होता, इससे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉन स्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या फिर विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके, जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जेएनयू में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश अपनी विरासत और अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति के बल पर 2047 तक विकसित देश बनने के सपने को पूरा कर लेगा। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और देश को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे लाएं। भारत के नागरिक के रूप में जब आप दुनिया में जाएंगे, हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, दुनिया आप पर गौरव महसूस करेगी। ये 25 साल में देश को कैसे आगे ले जाना है और उसमें युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, क्योंकि जो आज आप स्टूडेंट है उस वक्त 25 साल के बाद आप 50 साल के होंगे। आप नया भारत के नागरिक के रूप में ये देश आपको बनाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि समस्त देशवासियों को गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा के मार्गदर्शक दिव्य ग्रंथ के उद्गम के दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये पावन उत्सव हर किसी को कर्मयोग की राह दिखाए। जय श्री कृष्ण। तो आप देखिए ये वीडियो, आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवद गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है।